अब क्या होगा? देखो ब्रीथ, अंग्रेजी हुआ सर्किल। पहले समझेंगे कि सर्किल क्या है। क्षेत्रमिति का या ऐसा क्लास 10th में इसका पहला अक्षर सा है ब्रीथ। देखिए किसी बिंदु के सापेक्ष उससे समान दूरी पर खींचा गया बिंदु पर वृत्त कहलाता। ये इसका एक डिफाइन हुआ वृत्त। किसी बिंदु के सापेक्ष उससे समान दूरी पर खींचा गया बिंदु पर वृत्त कहलाता। जैसे नियत बिंदु लिए, इस बिंदु के सापेक्ष इससे समान दूरी पर खींचा गया एक बिंदु पर, इसी को बोलते हैं वृत्त, सर्किल। और ये पूरा जो है यह क्या हुआ, एक घेरा कहलाए। तो यह घेरा जो है इस वृत्त का परिधि, परिमिति, परिमाप के नाम से जाना। इस घेरा को परिधि, परिमाप या परिमिति के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ जो जिस नियत बिंदु का यहाँ जिक्र किया गया था, जैसे किसी बिंदु के सापेक्ष, यह बिंदु नियत हो गया। इस बिंदु को इसका केंद्र है, इसे O से डिनोट किया है। और केंद्र ऐसे भी हो सकता है, वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं, सेंटर। इसे प्रायः O से ही डिनोट करते हैं। इस घेरा का नाम हो गया परिधि, यहाँ केंद्र। केंद्र, सेंटर, यह जो है वृत्त का केंद्र का बात की है। यहाँ वृत्त पर रहे तो यह केंद्र वृत्त का। वृत्त के मध्य बिंदु, वृत्त का केंद्र कहलाता। इसे प्रायः O से डिनोट किया जाता। इसमें इसके बाद आएगा वृत्त का एक संकेत। लेकिन वृत्त का संकेत समझने से पहले इसका रेडियस को भी समझेंगे, क्योंकि संकेत रेडियस के रूप में भी है। तो अब इसका पढ़ेंगे पहले परिधि। सरकमफेरेंस, परिधि, परिमिति और परिमाप वृत्त का एक ही होता है। यार वृत्त का घेरा, वृत्त की परिधि, कहलाता। वृत्त की घेरा, वृत्त की परिधि कहलाता। यही जो घेरा हुआ पूरा, या वृत्त का संपूर्ण चाप, इसे चाप भी कहा जा सकता। परिधि को प्रायः C से डिनोट किया है। C से डिनोट किया जाता।
अब त्रिज्या, रेडियस, यह क्या होता है जानेंगे डिफाइन। वृत्त के केंद्र तथा परिधि के किसी बिंदु, वृत्त के केंद्र तथा परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। वृत्त के केंद्र तथा परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त के त्रिज्या कहलाता है। इसे याद रखना है। त्रिज्या को प्रायः स्मॉल आर या कैपिटल आर से डिनोट किया है। यहाँ देखें पिक्चर, ये हुआ इसका के, ये क्या है घेरा जो है यही है इसका परिधि। जैसे डिफाइन केंद्र और परिधि के किसी भी परिधि पर जो है एक नहीं अनगिनत बिंदु में होता, तो किसी एक बिंदु या एक बिंदु यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, जहाँ इच्छा हो आप, तो ये यहाँ से जो मिलाने वाली यह रेखाखंड हो, इस पिक्चर के अनुसार इसमें यह रेखाखंड हो गया ओ ए, तो यह रेखाखंड ओ ए जो है यही वृत्त का क्या हुआ त्रिज्या। इस पिक्चर के अनुसार यहाँ ओ ए क्या हुआ त्रिज्या। ओ ए त्रिज्या, इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर किसी से भी डिनोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिज्या यहाँ क्लियर हो गया, केंद्र क्लियर है, परिधि भी क्लियर है। परिधि का संकेत वैसे समझे त्रिज्या। अब इस सर्किल का संकेत भी यही लिख दे। ये ज़्यादा ज्यामिति में प्रयोग होता है। वृत्त को सी ओ आर से डिनोट किया जाता। इसका मतलब हुआ सी, यह एक सर्किल का जिक्र हुआ। उस सर्किल का ये ओ क्या है सेंटर है और इसकी रेडियस आर। अगर यहाँ पर आर के जगह 2 लिखा हुआ हो, इसका मतलब हुआ ऐसे सर्किल जिसका रेडियस 2। अगर इस आर के जगह पर 5 लिखा हुआ हो, इसका मतलब हुआ ऐसे सर्किल जिसका रेडियस 5। इसे ध्यान में रखना है, यह एक संकेत हुआ है। अब परिधि पढ़ लिए, त्रिज्या पढ़ लिए, तो यहाँ परिधि का यहाँ फॉर्मूला का जिक्र कर दिया है। क्योंकि मेंसुरेशन है तो इसमें यह फॉर्मूला काम है। परिधि यह हुआ 2 पाई इंटू त्रिज्या। परिधि का फॉर्मूला हुआ 2 पाई इंटू वृत्त की त्रिज्या। तो परिधि को सी से डिनोट करते हैं, तो इसलिए सी इक्वल हो गया 2 पाई। यह हो गया वृत्त की परिधि का फॉर्मूला।
कब? जब वृत्त की त्रिज्या दिया हो तब। अगर वृत्त की त्रिज्या दिया हो तो वृत्त के परिधि हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, वृत्त का परिमिति ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परिमिति परिमाप परिधि एक ही होता है, इसे याद रखें। और इसी से ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए या सब्जेक्टिव बनाने के लिए ये भी याद रखें, जब c का वैल्यू होता है 2πr तो r बराबर यहाँ लिखा जा सकता है c/2। अब क्या है इसका तात्पर्य ये हुआ, और हमें आना भी चाहिए, ये तो एक साधारण इक्वेशन की बात ही वर्क किया और इसको लिख दिया कि जब c बराबर 2πr हुआ तो इसलिए r बराबर क्या होगा c/2, 2π से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि अगर वृत्त की परिधि मालूम हो तो वृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट इस फॉर्मूला से ज्ञात कर, मतलब वृत्त के परिधि में 2π से डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह वृत्त का क्या होगा, त्रिज्या होगा, r होगा। तो r का ऐसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि परिधि के पद में वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, तो याद रहे c/2π, और त्रिज्या मालूम हो तो परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, 2π। तो इसमें एक चीज आया प्रयोग पाई, तो यही अब समझ भी लेंगे कि पाई क्या है, यहाँ समझ भी लेना है कि पाई क्या है। तो यहाँ कुछ स्पेस है तो पाई का मान पहले यहाँ लिख देते, ऐसे पाई का मान भिन्न के रूप में 22/7 और दशमलव के रूप में 3.14 यह प्रयोग किया जाता है, जबकि समय समय पर दशमलव में इसका मान और भी बढ़ाया जा सकता है और भी ज़्यादा हो सकता है, या भिन्न के रूप में भी पाई का मान थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है इससे। तो अगर जब भी डिफरेंट का प्रयोग होता है तो वहाँ पाई का मान स्पष्ट उस सवाल में बगल में इंडिकेट किया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा कि पाई का मान इतना प्रयोग करें। जब तक नहीं लिखा हुआ रहेगा तब तक हम समझेंगे कि भिन्न के रूप में पाई का मान 22/7 और दशमलव के रूप में 3.14 ही प्रयोग करें। तो अब कब फ्रैक्शन में लगाना है, कब डेसिमल में लगाना है, या तो सवाल बनाने वक्त अपने आइडिया आ जाएगा, या ऐसा थोड़ा ध्यान रखते हैं 7 से कटने लायक हो तो 22/7 ही रखेंगे भिन्न वाला, और अगर 3.14 से टर्म अगर कटने वाला हो तो उस जगह डेसिमल का मान प्रयोग करेंगे, तो सुविधा के लिए वह ठीक रहता है। अन्यथा दोनों में कोई प्रयोग करेंगे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लगभग में समान ही आता है, प्रयोग कोई भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रयोग करने के लिए स्पष्ट सवाल में लिखा हुआ रहता है कि 22/7 या 3.14 का ही प्रयोग करें। अब सवाल है पाई है क्या, तो इसे स्पेस था तो लिख दिए मान फ्रैक्शन में और दशमलव के 2 स्थान तक। अब यहाँ जानेंगे पाई, डिफिनेशन भी जानेंगे पाई। तो याद रखेंगे वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि एवं व्यास, वृत्त के परिधि एवं व्यास के अनुपात वृत्त के परिधि एवं व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। अब यह चीज समझते हैं, ये पाई तो एक संकेत, ग्रीक लेटर है, यह एक संकेत, एक अनुपातिक राशि के रूप में यहाँ पाई का प्रयोग किया गया। तो मैथमेटिकल रूप से इसको ऐसे परिभाषित ही कर दिया जाता है, या एग्जाम में कभी का ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न आता भी है, इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया जाता है। इसे याद रखेंगे पाई, परिधि और व्यास का अनुपात। जबकि यह जो रखा गया है यह एक अनुपातिक राशि, अनुपातिक राशि का एक संकेत के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है पाई के रूप में। भिन्न भिन्न प्रकार के वृत्त जैसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त बनाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके घेरा को धागे की सहायता से घेरा को माप लिया जाता है,
और इसके व्यास को भी मापा जाता है। दोनों का अनुपात अगर ज्ञात किया जाता है, ऐसे आप कम से कम 3 या अधिक से अधिक कितनों ही वृत्त में किया जाए तो यह लगभग इसका मान जो है 22/7 या 3.14 के लगभग ही आता है। अर्थात जितने भी सर्किल है उन सभी सर्किल के लिए इसके परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है वह लगभग नियत होता है। यही नियत राशि को पाई के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसका मान 22/7 या दशमलव में 3.14 का प्रयोग किया। तो याद रखेंगे पाई। दूसरी बात, ये तो मेंसुरेशन के हिसाब से था तो इसे डिफाइन किए, ऐसे यहाँ इसको अब लिख भी देते हैं, पाई इक्वल परिधि बाय व्यास, यह ऐसा होता है। और अभी व्यास पढ़े नहीं, आगे व्यास ही पढ़ेंगे। और परिधि का फार्मूला था व्यास के पद में से पाई डी हो जाएगा, ये आगे पढ़ाएंगे। यहाँ भी इसी को लिख दी, C बराबर पाई डी भी होता। और इसे जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, संख्या पढ़ते हैं, तो उसमें भी पाई का जिक्र होता है। तो यहाँ तो मेंसुरेशन के हिसाब से बताया, सीधा इसका डिफाइन ही बता दिए जो जरूरत था। लेकिन काम तो हमें चूँकि 10th का स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ेगा का, तो पाई आया तो यहाँ इसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन का मॉडल संख्या से रिलेटेड है, वास्तविक संख्या रियल नंबर सबसे पहला चैप्टर से भी रिलेटेड है, या इसको नंबर सिस्टम में भी जान सकते हैं। तो याद रखना इसका ये भी डिफरेंस, पाई अपरिमेय संख्या भूलना नहीं है। पाई अपरिमेय संख्या, पाई को अपरिमेय संख्या के रूप में किया है। हम लोग यहाँ पाई का दशमलव में 3.14 पढ़ते हैं, लेकिन रियल में जो पाई का मान जब ज्ञात किया गया या इसका होता है जो, वह दशमलव के बाद अशांत अनावर्ती होता है। वह दशमलव के बाद अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या का नाम दिया गया। इसे अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। ये याद रखना है पाई के विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका समझेंगे व्यास, डायमीटर। व्यास डायमीटर, या त्रिज्या का दोगुना कर दीजिए, वह भी व्यास होगा। या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास करा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। यहाँ जीवा आया तो जीवा भी वैसे समझ लेंगे, जीवा में भी पढ़ाएंगे। पहले समझ लेते हैं, व्यास ही क्लियर कर देते हैं, तब जीवाएं पढ़ेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता, याद रखेंगे। इसे प्रायः स्मॉल डी या कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। यहाँ एक सर्किल देखिए, यह सेंटर, यही हुआ इसका व्यास। ए लिखे, ओ लिखे, बी। तो इस पिक्चर में देखिए, ए ओ इसका रेडियस है, त्रिज्या। ओ बी या बी ओ, ये भी इसका क्या है, रेडियस। लेकिन यह ए बी क्या है, व्यास। तो इससे हमें व्यास और त्रिज्या में एक संबंध मिल, अर्थात फॉर्मूला ज्ञात होगा। तो पिक्चर बना के इसने समझा दिए कि व्यास और त्रिज्या का संबंध स्पष्ट रूप से यहाँ ज्ञात हो जाएगा, और फॉर्मूला इसे याद रखें। देखिए, ए बी क्या है, इसका व्यास।
तो ए बी को इस डायग्राम के अनुसार लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी या बी ओ। तो ए बी क्या हुआ, व्यास डी, ओ ए क्या है, रेडियस त्रिज्या, ये भी रेडियस। तो आर और आर को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 2। तो यहाँ साफ इससे स्पष्ट क्लियर हुआ कि व्यास जो है वह त्रिज्या का क्या है, दुगुना। व्यास बड़ा, त्रिज्या छोटा होता है, त्रिज्या का दुगुना व्यास। अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगा तो व्यास 10 सेंटीमीटर होगा। और इसी को अगर त्रिज्या ज्ञात कर ले, इसलिए आर इक्वल, तो यह बन जाएगा डी बाई। तो दोनों एक दूसरे में क्या है, रिलेटिव। व्यास त्रिज्या का दुगुना है, त्रिज्या व्यास का आधा है। और सुनिए, इसी आधार पर ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, जो कि बहुत इजी है, साधारण, सबको आना चाहिए और आता भी है। सिर्फ हम रिवीजन करते, समझाते या कहीं लिखते। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछ दिया जाता है, वृत्त के व्यास और त्रिज्या का अनुपात क्या। ऐसे वृत्त के व्यास और त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, हमें 100% जानकारी होना चाहिए, 2:1। क्योंकि देखिए डी को क्या लिख सकते हैं, 2 या आर, आर कट गया तो यहाँ आ गया 2:1। अब सवाल अनुपात। तो अनुपात अगर ज्ञात करने पढ़ेगा, अनुपात का चैप्टर पढ़ेगा तो ये स्पीड समझ में आया, नहीं तो दिक्कत होगा। तो हम इसे ट्रिक बताते हैं शॉर्ट। जब भी दो राशि का अनुपात ज्ञात किया जाता है तो वहाँ याद रखेंगे दोनों राशि को समान राशि में बदलना। एक ही टाइप के राशि में बदलना होगा तब दोनों का अनुपात ज्ञात किया जाएगा। अगर डिफरेंट हो, भिन्न हो, तब ज्ञात नहीं होगा। जैसे कहा जाएगा अगर 1 रुपया और 25 पैसे का अनुपात क्या, 1 रुपये और 25 पैसे का अनुपात क्या होगा, तो या तो हम रुपए को पैसे में बदलेंगे तब अनुपात ज्ञात करेंगे, या पैसे को रुपए में बदलेंगे तब हम अनुपात ज्ञात करेंगे, अन्यथा अनुपात नहीं होगा। और अनुपात का यही मेन शॉर्टकट में थ्योरी है, अनुपात निकालने में यही प्रयोग होता है। जैसा उदाहरण दिए तो वो भी ज्ञात करके देंगे। 1 रुपये, तो यहाँ हुआ 1 रुपये, और क्या बोले 25 पैसे का अनुपात। तो अगर 1:25 बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। राशि जब तक सेम नहीं आएगा तब तक अनुपात उसका सही नहीं। तो देखिए कैसे क्या, हम 2 प्रोसेस बताए। या तो रुपए को पैसे में बदलिए, तो 1 रुपये कितना पैसा, 100 पैसा हो गया, और 25 पैसा है तो पैसा सेम हो गया राशि। अब इसको अनुपात करेंगे, 25 से ये 4 कट रहा है तो ये 4:1, ये वो अनुपात ज्ञात कर। तो यहाँ भी वही चीज समझा, ये व्यास था, ये त्रिज्या था, तो व्यास को या तो त्रिज्या के पद में बदल दिए, तो डी बराबर क्या हो गया, 2r, तो आर कैंसिल हो गया, अनुपात ज्ञात हुआ। या आर को डी के पद में बदलते, तब भी रिजल्ट वही आता है, जैसा कि इसका भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ 1 रुपया, यहाँ 25 पैसा, तब 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो क्या होगा, 0.25 रुपये। अब इसका अनुपात दशमलव हटाएंगे तभी क्या होगा, ऊपर 1 नीचे पर क्या है, घूम के उतना ही जगह है। तो यहाँ भी वही बात है। अगर माइंड में ये आ गया कि सर क्या बोले, आप बताए तो नहीं, तो देखिए क्लियर, आप डी को डी ए रहने दी, क्या बोले थे दूसरे बार, आर को डी के पद में बदलेंगे। तो आर को डी के पद में बोल देंगे तो आर बराबर क्या होगा, डी के पद में फॉर्मूला d/2, d/2। तो यहाँ 2 क्या होगा, ऊपर जाएगा, इसे फिर d/d इंटू 2, dd कट गया, रिजल्ट वही है। यही अनुपात निकालने का, अनुपात भी समझाए या बताए। अब इसमें नेक्स्ट सुनिए, समझिए कुछ त्रिज्या अब इसमें समझ। तो याद रखना है पॉइंट, एक वृत्त की अनगिनत त्रिज्याएं होता है। एक वृत्त का एक ही त्रिज्या नहीं होता, एक वृत्त के अनगिनत त्रिज्याएं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी, और सभी त्रिज्याएं परस्पर बराबर होता है। ये माइंड में पूरा सेट होना चाहिए। अब डिफरेंट वृत्त होगा तो उसकी त्रिज्या बराबर होगा या नहीं, उसकी गारंटी नहीं है। जब सर्वांग सम वृत्त होगा तब त्रिज्या बराबर। हम प्रश्न क्या कहे,
या समझाए, एक ही वृत्त के सभी त्रिज्याएं समान होता है। एक वृत्त के अनगिनत त्रिज्याएं होता है। इसमें स्पर्श रेखा से ही तो पढ़ाए हैं, इसका भी फिर और बनाए। दूसरा सुनिए, व्यास। यहाँ पर एक वृत्त के अनगिनत व्यास होते हैं। एक वृत्त के अनगिनत व्यास होते हैं और सभी व्यास समान होते हैं। सभी व्यास समान होते हैं और व्यास और त्रिज्या में संबंध। व्यास और त्रिज्या में संबंध। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। नेक्स्ट, वृत्त के व्यास और त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है, जो समझा दे। और वृत्त के त्रिज्या और व्यास का अनुपात 1:2 होता है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। फॉर्मूला भी परिधि का लिखे, व्यास का लिखे। अब इसका जीवा तब क्षेत्रफल भी आगे क्लियर हो। देखो, व्यास में यहाँ जीवा प्रयोग हुआ था। अब जीवा समझते हैं, जीवा क्या? जीवा वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जीवा कहलाता है। वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाता है। यही वह जीवा जीवा। अब ध्यान रखें, एक वृत्त के अनगिनत जीवाएं होता, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी जीवाएं समान। जैसा कि त्रिज्या पढ़े सभी समान होता, व्यास पढ़े समान होता, लेकिन जीवा के विषय में देखिए, यहाँ जीवा, ये भी जीवा ही है CD, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ये भी के समान हो। इसमें भी ढेर सारा जीवा हो सकता, लेकिन सभी जीवाएं समान होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ ज्यामिति के टाइप का ऑब्जेक्टिव कुछ यहाँ समझेंगे जाने, ठीक है। यह लिखते नहीं है, डायरेक्ट डायग्राम में इसे समझाने की कोशिश करते हैं। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ फिर और भी इसे फिर दोबारा क्लियर करें, तो इसे समझ में यही आ जाएगा। ढंग से अगर ध्यान देके समझेंगे तब। क्या कंडीशन लैंग्वेज को ही प्रयोग करें। वृत्त की वे जीवाएं, वृत्त की वे जीवाएं जो केंद्र से समदूरस्थ हो। वृत्त की वे जीवाएं जो केंद्र से समदूरस्थ हो समान होती। जैसा देखो इस पिक्चर, जैसे यह केंद्र हुआ, एक जीवाया ए भी खींचे। इस रफ डायग्राम में देखने में छोटा बड़ा लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इस तथ्य को समझ। जैसे ये इस पर लंब डाले केंद्र से इस जीवा पर, तो यह हुआ समदूरस्थ का ओ से यह जीवा कितनी दूरी पर है, यह चीज बताता है यहाँ ओ। तो अगर इसमें ओ है, इसी ओ से इस पर फिर लंब है ओ है। अगर ये ओ एन और ओ एम का माप बराबर है, तो इसका अर्थ हुआ कि यह केंद्र से समदूरस्थ। हम यही बात बोले थे कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ
जीवाएं समान होता है। तो इस पिक्चर में यहाँ क्या लिखा है, ओ एम बराबर ओ एन, तो इसका मतलब साफ क्लियर है ए बी बराबर सी डी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछ देता है, यह कॉम्पिटिटिव मॉडल में भी ऐसा प्रश्न आ जाता है ज्यामिति से रिलेटेड। ये लिखा हुआ रहेगा 4 cm, ये भी 4 cm, ए बी लिखा रहेगा ऐसे 7 cm, पूछा जाएगा सी डी का माप क्या है। 1 सेकेंड में इसका जवाब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त के केंद्र से समग्र जीवाएं समान होता है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसी का अपोजिट अब जाने, इसके अपोजिट क्या हुआ, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हो, इसी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। मतलब ए बी अगर सी डी बराबर होगा तो इसका मतलब हुआ कि ओ एम और ओ एन बराबर, ये हुआ जीवा से रिलेटेड। अब व्यास भी पढ़े, कुछ जीवा भी पढ़े, जीवा में और भी कुछ ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब इसमें कुछ ज्यामिति का तर्क यहाँ चल ही रहा था, तो इसको भी यहाँ इंक्लूड करते, ध्यान दीजिए। वृत्त का व्यास परिधि पर समकोण बनाता है। इसी को दूसरे तरह से कैसे लिखा जाता है या बोला जाता है, तो यहाँ भी देखिए, अथवा अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये है तो ज्यामिति से रिलेटेड, लेकिन ये वाला कंडीशन मेंसुरेशन में भी काम है। एक सवाल, जैसे ये देखिए वृत्त हुआ, व्यास ऐसे खींचिए, ऐसे किसी भी तरह से खींचिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही खींच दे। ये क्या हुआ, व्यास हुआ और वृत्त का सबसे बड़ा जीवा। यहाँ और भी एक चीज माइंड में सेट कीजिए, सभी व्यास जीवा होते हैं, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं। अर्थात सभी व्यास को जीवा कहा जा सकता है, लेकिन सभी जीवा को व्यास नहीं कहा जा सकता है। इसे भी याद रखें, यह भी इम्पोर्टेंट। तो देखिए यही इसी का जिक्र कर रहे हैं ज्यामिति। व्यास परिधि के किसी बिंदु पर, अर्थात परिधि पर, देखिए मिला है, कहाँ से मिला है, व्यास के छोर बिंदु। और इधर से अगर ये व्यास इसको मिटा दीजिए तो ये क्या बन गया, अर्धवृत्त। तो इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त का कोण समकोण होता, या वृत्त के व्यास परिधि पर कितने का कोण बनाता है, तो समकोण। ये फिक्स्ड है, ये 90 डिग्री ही हो। अगर माइंड में ये कि आप यहाँ से खींच दी और जगह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से इसको भी मिलाइए, देखिए यहाँ भी एक कोण बना, ये भी 90 हो, कहीं भी मिलाइए वह 90 ही होगा, समकोण ही। याद हुआ ये भी सर? वैसे ये ज्यामिति का है, या याद रखें। और इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है था, अर्धवृत्त का चाप, अर्धवृत्त का चाप केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है? तो याद रखेंगे अर्धवृत्त का चाप केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। अर्धवृत्त का चाप केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि वृत्त का व्यास परिधि के किसी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है।
दोनों क्वेश्चन एक ही नहीं समझ लेना, दोनों में फर्क है। अभी जो बोले थे वो अभी एक समझा दो। पहले सर्किल ही बनाए, जहाँ ब्यास ही खींच दिए, इससे यहाँ से हटा, तो ये हुआ अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का चाप, तो अर्धवृत्त का चाप यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये चाप क्या पूछे थे, केंद्र पर कितना कोण बना, ये और ये मिला, तो इस कोण का जिक्र किया है। अर्धवृत्त का चाप केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाया, 180 डिग्री। कितना समकोण, 2 समकोण। और अर्धवृत्त का व्यास या वृत्त का व्यास परिधि के किसी बिंदु पर एक समकोण अर्थात 90 डिग्री या 90 अंश का कोण बनाता। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसे याद रखेंगे। इसे अर्धवृत्त आगे पढ़ाएंगे। फिर वृत्त से रिलेटेड यहाँ इतना हुआ, तो वृत्त में कुछ आप फॉर्मूला पर, परिधि तो पहले ही वहाँ पढ़ा दिए, लिखा दिए, व्यास भी लिखा ही दिए हैं त्रिज्या के पद में, और परिधि भी वहाँ व्यास के पद में लिख दिए। तो इसलिए d बराबर वहाँ c/π भी हो जाए। अगर परिधि मालूम हो, अब व्यास डायरेक्ट ज्ञात करना है, तो परिधि में सिर्फ क्या करेंगे, पाई से डिवाइड। अब परिधि मालूम हो, त्रिज्या ज्ञात करना है, तो 2π से डिवाइड करें। ऐसे जनरली आदत कैसे बनाते हैं, अगर परिधि दिया है त्रिज्या निकालना है, तो परिधि का फॉर्मूला त्रिज्या के पद में लगाएंगे, अर्थात c बराबर 2π। और व्यास दिया हो परिधि निकालना, तो क्या करते हैं, c बराबर πd। या परिधि दिया हो व्यास निकालना, तब भी परिधि का फॉर्मूला c = πd। समीकरण की तरह सॉल्व करेंगे, व्यास निकल जाए। या परिधि दिया हो त्रिज्या निकालना, तो परिधि का फॉर्मूला c = 2π लगाएंगे, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी, निकल जाए समीकरण की। अब पर ये सब लिखा दिए हैं। अब आया क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल ये किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि अभी तक वृत्त ही पढ़ते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। यह हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल मतलब ये जो घेरा है परिधि, ये जितने जगह में ये घिरा हुआ, ये सब क्षेत्रफल का पूरा, ये पूरे क्षेत्र का माप, यही होता है क्षेत्रफल। इस पूरे जितना मैदान को यह घेरा हुआ है, उस सब का माप, उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल। इसको संकेत में लिखें, a बराबर πr²। ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त का क्षेत्रफल व्यास के पद में भी एग्जाम में पूछा है, मल्टीपल चॉइस में ऐसा भी रहा। वृत्त का क्षेत्रफल व्यास के पद में क्या हो, तो ट्रिक समेत जानिए, निकालते। ये अगर जान रहे हैं तो व्यास के पद में अगर कोई नहीं बोल पावे या नहीं जानता है, तब तो बड़ी मुश्किल है। समझाते हैं जिससे अच्छे समझेंगे, और हमेशा के लिए हो सकता है। अगर मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी अच्छा होगा तो पूरा का पूरा याद। हम लोग r का फॉर्मूला d के पद में पढ़े, तो r के जगह पर d वाला फॉर्मूला बैठा देंगे। r के जगह d के पद में जितना मान होगा वो बैठा देंगे। तो r के जगह d के पद में r का वैल्यू क्या लिखाएगा, d के पद में r का वैल्यू क्या होता है, d/2। तो r के जगह पर d/2, इसे सरल कर, तो यह a इक्वल हो गया πd²/4। इसको ऐसे सजा के किसी को याद रखना, 1/4 πd²। तो ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल व्यास के पद में, इसे भी याद। ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल व्यास के पद। अगर व्यास दिया हो तो डायरेक्ट क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाल लीजिए और πr² से इसका क्षेत्रफल निकाल। जिस तरह परिधि पढ़े थे त्रिज्या निकालने वाला शॉर्टकट देखे, बहुत स्टूडेंट को काम देगा ये, बहुत को नहीं भी दे सकता है। समझने की बात, व्यास भी समझाए, परिधि।
इसी तरह क्षेत्रफल के पद में भी वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्षेत्रफल के पद में r बराबर हो जाएगा रूट ए बाय। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्षेत्रफल के पद, त्रिज्या बराबर हो गया रूट ए बाय। अब सवाल उठता है कि व्यास का फॉर्मूला क्षेत्रफल के पद में भी क्या होगा। तो व्यास का फॉर्मूला क्षेत्रफल के पद में बस इस दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो, या जिससे निकाल लीजिए, इसी से निकालिए, बात बराबर है। वर्गमूल निकल जाए 4 का 2 बार, या अगर ये दिमाग सेट है 2 से गुणा कर दिए, व्यास बन गया। तो व्यास का फॉर्मूला ये हो गया क्षेत्रफल के पद में, ये हुआ त्रिज्या का फॉर्मूला क्षेत्रफल के। अब सवाल, जब क्षेत्रफल का फॉर्मूला त्रिज्या के पद में पढ़े तो पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला व्यास के पद में पढ़े तो ट्रिक के साथ बताए ताकि माइंड से हट ना जाए, भूल जाए तो ज्ञात कर लेंगे। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। ऐसे भी सिचुएशन आ सकता है, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल परिधि के पद में है, ऐसे भी सिचुएशन आ सकता है। तो इसे सेल्फ अपने से बना लीजिए। तरीका बताए हैं, जब डी के पद में बताए तो आर की जगह डी बाय 2 बैठाए, तो यहाँ सिंपल सा बात है, आर की जगह सी बाय 2 पर बैठा, स्क्वायर कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा परिधि के पद में फॉर्मूला हो जाएगा। यह कॉमन सेंस है। तो यह ट्रिक हमें आना चाहिए, टेक्निक आना चाहिए। यह हो गया क्षेत्रफल का जी। वैसे तो इसके बाद अर्धवृत्त पढ़ते, लेकिन अर्धवृत्त पढ़ने से पहले इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव का भी चर्चा कर दिया जाता है, और वलय भी यहीं पर, क्योंकि वलय भी वृत्त से ही रिलेटेड है। या पहले वलय पढ़ लेते हैं, तब इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव को ढंग से सुनेंगे, समझेंगे, और इसको ट्रिक के साथ अच्छे से याद रखें, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जिस भी किसी आकृति का क्षेत्रफल केवल किसी एक भुजा या त्रिज्या या व्यास या परिधि के वर्ग पर डिपेंड करता होगा, वैसे सभी टाइप की आकृति का जिक्र इसमें हो। मतलब इसे बहुत ऑब्जेक्टिव, एक ही ट्रिक, एक ही टेक्निक से कमांड हो जाए। अर्थात सवाल इस डिजाइन का देखते हैं, उसका आंसर मौखिक दिया जा सकता है, और देंगे, और जो समझ जाओगे पूरा वह भी मौखिक इसका जवाब देने लायक जरूर तैयार हो। तो पहले वलय ही आज चर्चा कर। वलय, रिंग या वाशर। वलय या रिंग या वाशर होता क्या है, इसे सब याद रखेंगे। 2 समकेंद्रीय वृत्त, 2 समकेंद्रीय वृत्त, केंद्र एक ही है, इसी केंद्र पर रख करके ये वृत्त है, इसी केंद्र पर रख करके ये वृत्त, इसको बोलते हैं 2 समकेंद्रीय वृत्त। 2 समकेंद्रीय वृत्त के केंद्र के बीच की जो दूरी होता है, केंद्रों के बीच की दूरी, वह हमेशा 0 होता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं पूछता है। तो 2 समकेंद्रीय वृत्तों के बीच का जो रचना है, या क्षेत्र है, या आकार है, या आकृति है, इसी को बोलते हैं वलय। अर्थात वाशर, एक वृत्ताकार चदरे को अगर उसके समकेंद्रीय वृत्त के रूप में उससे कुछ माप लेकर के बीच से एक छोटा सर्किल काट कर हटा दिया जाए, और जो शेष भाग बचेगा उसी भाग को बोलते हैं वलय। जैसे कील ठोकने के लिए देखेंगे वाशर का प्रयोग कहता है, वही वाशर एक प्रकार का वलय। मतलब ये रचना, ये कटा हुआ हिस्सा नहीं है, ये रचना इसमें मौजूद है। ये इसका कटा हुआ है, ये खाली है, ये निकाला हुआ, इसे गायब कर दिया जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ समझना है और चीज को, इसलिए सेंटर दिख रहा, जबकि रियल में इसका वलय का सेंटर गायब है। तो वलय, ऐसे डिजाइन का सवाल भी बहुत सारा मेंसुरेशन में आता है। ऐसा रचना का तालाब मिलता है,
इसके चारों रास्ते का जिक्र होता है, पत्थर बैठाया हुआ रहता है या टाइल से बैठा हुआ रहता है, किसी बहुत मॉडल का इसमें क्वेश्चन आता है। तो इसमें समझते हैं इस वलय में दो तिर्जिया होता है, एक तिर्जिया हुआ बाहरी तिर्जिया, ओए यह हुआ बाहरी तिर्जिया, और एक तिर्जिया हुआ यहाँ से यहाँ अंतः तिर्जिया, यह इसका अंतः तिर्जिया। अगर इसे वलय की चौड़ाई अगर पूछा जाए या रास्ते की चौड़ाई, यहाँ दोनों लिख देते, रास्ते या वलय की चौड़ाई का अगर जिक्र, यह होगा r माइनस आर के, बड़ी आर माइनस छोटी आर के बराबर। और जिसमें एक स्टूडेंट ऐसा जवाब दिया था क्या ये संभव है या नहीं, तो उसका जवाब इसी में दे दिया, c/2 पर माइनस c2/2। हाँ ये भी सही है, ये भी उसका आंसर लिखा जा सकता, क्योंकि अच्छे से मिलाइए, ये r इसी का माप है, ये छोटी r ये इसी का माप, मतलब बाहरी घेरा और भीतरी घेरा, अर्थात इसकी परिधि दिया। तो परिधि दिया हो तो डायरेक्ट ऐसे भी फॉर्मूला लिखा जा सकता, बात वही है। c/2 पर मतलब क्या हुआ r, c/2 पर मतलब क्या, डिफरेंट तिर्जिया का ही डिफरेंट है, लेकिन टर्म बदलाव, परिधि के पद लिखा, ऐसे फर्क नहीं पड़ता वह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलय का क्षेत्रफल, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता है निकालते, वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल समझा के लिखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं रटने के लिए, गौर कीजिए। अगर ये बड़ी आर यहाँ है, बाह्य तिर्जिया बड़ी आर, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये लिखे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो इस क्षेत्रफल में ये जो छोटा वाला वृत्त है वह भी है, और ये जो डिजाइन किया हुआ रचना है जो वलय है वह दोनों मौजूद है, ठीक है। जब इस पाई r निकाले, क्षेत्रफल निकाले, तो इस बड़ा वाला सर्किल के अंदर जितना क्षेत्र है वो सब का क्षेत्रफल इसमें है, अर्थात ये वाला और ये वाला दोनों मौजूद। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखे पाई r स्क्वायर, छोटी r ये वाला, इसका अर्थ हुआ कि सिर्फ ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्र, इसमें से अगर इसे घटा दे तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, इस वलय का क्षेत्रफल बचेगा, रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें कॉमन आ रहा है क्या, पाई, तो फॉर्मूला बन गया पाई r स्क्वायर माइनस, जिसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर फॉर्मूला आता है, वह इसे भी याद रख सकते हैं, पाई इंटू r प्लस r माइनस r, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये रह सकता है, ये रह सकता है, ये रह सकता है, इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछता है। ऐसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के समकेंद्रीय वृत्त काटा जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर बता अंशु, कितना होगा, बिल्कुल राइट, 75
अब माप जो भी हो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में हो तो मीटर में, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर अवश्य लगे। याद रहे ये पूछा गया क्वेश्चन है, भले भी पढ़ा।